सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे सामने बैठे हैं उनका नाम है। आपका स्टार्ट मैंने सुना है कि बहुत संघर्ष ही जो है ना, संघर्ष ही सफलता है। बहुत बड़ा सपना कहाँ से दिखा आपको शेयर बाजार में? तो अभी अपने को नमस्ते किशोर जी। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसा लग रहा है सर आपको आज जब आप यहाँ पर आए हो, आज इतने अच्छे स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर आज आपको बुलाया गया है? नहीं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और आपने हमें ये लायक समझा कि आपने इनविटेशन दिया और मैं आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ आपका धन्यवाद सर कि आपने आधे घंटे का समय हमारे लिए निकाला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आज हमारे सामने जो बैठे, मैं उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जो हमारे सामने बैठे हैं उनका नाम है किशोर मिश्रा जी। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा स्टार्ट कैसे हुआ था, अभी कहां पर है और आगे कहां पर उनका फ्यूचर प्लान है। स्टार्ट ना बहुत ही, एक कहते हैं ना कि आपका स्टार्ट मैंने सुना है कि बहुत ही कम परिवार से हुआ था और आज आपने खुद ने बहुत मेहनत किया था। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आपको ग्रोथ मिलता गया, आपके माइंड पे आपने फोकस करते गए, वैसे ऑटोमेटिकली आपने सब सीखा, जाना और इंप्लीमेंट किया। आज किशोर मिश्रा जी करंट अभी इन्वेस्टर भी है, साथ ही साथ ट्रेडर भी है और उसके साथ साथ ब्रोकर भी है। उसके साथ साथ अभी आप रियल एस्टेट में भी हो और बहुत सी चीजों में जो आप भी थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं ठीक है, ऐसा आपने ऑलरेडी कर दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और रह गई बात कि देखिए संघर्ष ही जो है ना, संघर्ष ही सफलता है। हमने जो भी किया संघर्ष किया और संघर्ष के साथ हमने सफलता हासिल की। तो मैं लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, संघर्ष करते रहिए, सफलता आपको ऑटोमेटिक हासिल होती जाएगी। ग्रेट 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 सर। सो अभी आधे घंटे का पूरा इंटरव्यू होने वाला है। इसमें हम कवर अप करने वाले हैं स्टॉक मार्केट को, पॉलिटिक्स को, उसके साथ साथ हम कवर अप करने वाले हैं महाराष्ट्र के इन पॉलिटिक्स को, उसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एट लास्ट हम बात करने वाले हैं कैसे उन्होंने अपने लाइफ में ग्रोथ लाया और अपने नए लर्निंग्स को शेयर करने वाले हैं। सो बने रहिए एंड तक। इसी के साथ शुरुआत करते हैं द भाविक दत्तानी शो, क्रिएट योर बेस्ट लाइफ पार्ट 1, किशोर मिश्रा जी। तो किशोर जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये हो सकता है आपसे कि मतलब कहां से विचार आया कि स्टॉक मार्केट में कुछ करना है? मतलब ये आइडिया कहां से आया कि हाँ मतलब शेयर बाजार ही है एक ऐसा कि जहां पर हम कुछ कर सकते हैं बड़ा? बहुत बड़ा सपना कहां से दिखा आपको शेयर बाजार में? तो हमने ग्रेजुएशन होने के बाद हमने नेवी के एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए हम एक्चुअल में हम यूपी से बिलोंग करते हैं। तो एयरफोर्स की एग्जाम देने के लिए हम आए थे मुंबई में। तो मुंबई में हम वर्किंग ही शेयर बाजार की बिल्डिंग होते हुए हम नेवी नगर गए थे, एग्जाम दे के आए, जो भी फॉर्मेलिटी था हम करके आए। वहाँ से आने के बाद हमें ना वो शेयर बाजार की बिल्डिंग जब देखी ना, तो मुझे थोड़ी काफ़ी दिल में एक इच्छा जाहिर हुई कि हमको भी ऐसा ये बिल्डिंग में जॉब मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमारे कोई सोर्स नहीं था, लेकिन एक कहावत है ना कि ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए तो आपको सब मंजिल प्राप्त होती है। तो हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु हमें भी इसमें अगर एंट्री मिले तो अच्छा है। और हमारा शुरू से माइंड था कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो या हमारा खुद का कुछ बिजनेस हो या हम खुद कुछ अपने स्टैंड पे कुछ कर सके। हमने जो है ना शेयर बाजार में, फिर हमने वो टाइम एक्चुअली क्या था, वो टाइम में मार्केट के अंदर कंडीशन क्या थी, अभी तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पहले ये सब चीज नहीं थी। पहले क्या था कि वो ट्रेडिंग एक रिंग टाइप का और एक डायरी टाइप पैसा उसमें सौदा लिखते थे। काफी लोगों की पार्टियां रहती थी। हम तो हर्षद भाई जो भी है ना, हर्षद भाई से भी मिले हुए, मतलब हम एक दूसरे को एक जानते रहते थे कि रिंग में वो आते हैं ऐसा। तो अभी अपने को पता नहीं कि आगे जाके वो हर्षद मेहता बन जाएंगे, हमें भी पता नहीं थी। तो ऐसा वो टाइम ट्रेडिंग मतलब सौदे होते थे। और एटलीस्ट क्या होता था कि जमान पे सौदा होता थी। हाँ, कोई रिकॉर्ड है ना वो खाली एक, हाँ। और एक एक सब ब्रोकर जो रिंग में जाते थे उसके अंदर 6 लोग काम करने वाले रहते थे। और कंप्यूटर सिस्टम था ही नहीं, वो नोटबुक सिस्टम जैसा था, सौदा लिखना फिर देना, तो ऐसा सब प्रोसीजर था। और वो टाइम एनएससी स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, बीएससी था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। लेकिन एक वो लाइफ ही अलग थी। वो हमने वो लाइफ देखा है तो आज भी हम कभी कभी याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। मुझे अभी भी याद है कि हमने एक हमारे जहाँ हम रहते थे, एक चाली में रहते थे हम। तो हमारे आजू बाजू में सब राजस्थान वाले, फलौदी वाले लोग रहते थे। तो पिताजी का अच्छे रिलेशन था, तो सब शेयर बाजार वाले ही थे। हमारे कोई रिलेटिव या कोई हमारे चैनल में नहीं था, लेकिन उनके वजह से हमने उनको मिलना जुलना था। तो हमने बोला हमको भी इंटरेस्टेड है, अगर आप हमें भी लेके चले तो हमारे एक नंदू भाई थे जो हम उनको गुरु मानते हैं, और एक हमारे फ्रेंड राजू व्यास थे। तो अब उनके सारे भाई लोग सब रिलेटिव थे, तो एक दूसरे कहीं भी बैठ जाते थे जॉब पे।
तो हम नीचे बैठे रहते थे, लिखते रहते थे, और तो फिर हमको गाइड करते थे, तुम एक कागज पे कंपनी का नाम लिखो, रेट लिखो और ये सब करो, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो टाइम हम रियली हमको पता नहीं रहता था, और वो टाइम शेयर बाजार एटलीस्ट मुझे भी ऐसा लग रहा था, वो टाइम शेयर बाजार बहुत लोगों को पता नहीं था, गिने चुने लोगों को ही पता रहता था। तो हम फिर धीरे धीरे, हमारे एक राजू व्यास करके थे दोस्त, अभी भी नाम याद है मुझे, उनने 89-91 की बात, 90 की बात कर रहा हूँ, उनने मुझे जॉब पे वो बैठा ना, तो उनने बोला चलो मेरे साथ में आपको एक ब्रोकर के इधर जहाँ बैठता हूँ वहाँ 500 रुपया, मुझे अभी भी याद है कि 500 रुपीज मुझे सैलरी जहाँ हम जॉब करते थे वहाँ हमको मिलती थी। आजकल के स्टॉक मार्केट में आई फील कि जहां पर अभी जो इंडियन पेरेंट्स है वो उनका कहीं ना कहीं अभी भी जहाँ जो गांव का एरिया है वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट रहता है पेरेंट्स का कि ये सट्टा है, गैम्बल है स्टॉक मार्केट जो है। तो ये एक्चुअली में सट्टा है, और क्या आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर? हाँ, अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, और इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, थोड़ी सी एक कि देखिए सट्टा तो हमारी जिंदगी ही सट्टा है अगर देखा जाए तो। फैक्ट बताता हूँ, अगर हम दुकान कोई चीज की खोलते हैं तो हम तो इस भरोसे पे दुकान खोलते हैं कि भाई हम दुकान चालू करेंगे, ग्राहक आएगा तो कुछ खरीदी करेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, फिर हमारा ग्रोथ होगा। और सपोज जो दुकान नहीं चली तो आदमी क्या करता है, रिस्क लेता है कि नहीं, सट्टे का रिस्क लेता है ना। सपोज दुकान लिया रेंट पे या खुद का लिया, जो भी लिया, इन्वेस्टमेंट किया, चला नहीं चला वो बाद में डिपेंड होता है, फिर वो आदमी समेट देता है। तो शेयर मार्केट भी मैं ये कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट भी आपका काम करने का जो नजरिया है ना उसके ऊपर डिपेंड है। आप काम कौन से एंगल से करना चाहते हो, सट्टे के हिसाब से करना चाहते हो या इन्वेस्टर के हिसाब से करना चाहते हो। आज भी हम किसी की तुलना तो देते हैं लेकिन उनकी गहराई तक आप समझे। आप राकेश झुंझुनवाला का उदाहरण लोग देते हैं। हाँ। राकेश झुंझुनवाला मार्केट का एक अच्छा इन्वेस्टर हमारे इंडिया में है, जो लोगों को एक चांस मिलता है, लोगों को एग्जांपल देने की। तो मार्केट है ना, मार्केट लाइन खराब नहीं है, आपका काम करने का जो नजरिया है वो कैसा होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड है। पहले के जमाने में शायद अभी जो कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम आ चुका है स्टॉक मार्केट में भी और हर एक चीज में, तो कहीं ना कहीं आईटी हब बहुत डेवलप कर चुका है पहले के मामले में। अभी करंटली एक स्टूडेंट है जो समझो कि जिन्होंने अभी ही अपनी 10th पास किया है, वो 11वीं-12वीं में आता है, उसको पता चलता है कि मेरे घर पे मुझे पैसों की नीड है, वो सोचता है कि स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आई फील कि स्टॉक मार्केट पे कहीं ना कहीं जो लोग है वो ज्यादा पेनी स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, यानी कि जो 12, 13, 14, 15 रुपए के स्टॉक से उसको डबल में खरीद लिया और उसको फिर उस पर जब बढ़ जाता है 1 भी रुपया तो हम ये सोचते चलते हैं कि वो 15 में से 1 रुपया बढ़ गया तो बेच देंगे हम लोग। तो ये पेनी स्टॉक्स का क्या है आपके ऊपर व्यूज, मतलब आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, अभी आपने पैनिक वाले पे आपने बताया तो मैं बताना चाहूंगा, पैनिक स्टॉक मतलब एक रिस्क रहता है, क्योंकि कंपनी की देखिए, कंपनी में पैनिक स्टॉक उसका वर्ड ही देखिए जैसा होता है ना। अभी हमारे मार्केट में देखिए ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, मतलब एक ग्रेड वाइज आता है। ए ग्रुप में आप फंडामेंटल जो कंपनी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एटलीस्ट जितना आप बोलते हैं ना, जितना लॉन्ग टाइम आप रखते जाइए उतना आप मल्टीबैगर बनते जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। पैनिक स्टॉक में क्या होता है कि आज है और कल का पता नहीं। एक क्या है, कुछ चैनल है, बराबर, तो चैनल है ना उसको ऑपरेट करता है। जब वो सेबी या अभी तो क्या है मार्केट के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो अभी सेफ हो गई है। तो अब क्या हो गया कि जब वो सेबी या कुछ ऐसा ट्रैक करती है कि भाई ये स्क्रिप्ट का कुछ है नहीं फंडामेंटल और इसकी प्राइस ऑलरेडी हाई हो गई है, तो इस पे इसकी जांच बैठाई जाए। तो जब जांच बैठाई जाती है तो मालूम पड़ता है उसमें कुछ है ही नहीं। अब बहुत सारी कंपनी ऐसे ही हुई है जो आज मार्केट से डिलिस्टेड हो चुकी है, तो उसमें लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया उनका पैसा सीधा एटलीस्ट जीरो हो गया या ब्लॉक हो गया। एक रहता है ना कि इंडियन साइकोलॉजी की, मतलब हाँ 10-15 रुपए का है, अभी इससे तो नीचे नहीं जाएगा भाव, अभी इससे तो ऊपर ही जाएगा, तो मतलब वो उसी सबसे वो ट्रैप में फंसते जाते हैं और उसके बाद वो शायद नहीं। अभी इस पे मुझे एक बात याद आ गई, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए अभी हम हर चीज गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी डेवलप किया है, लेकिन एक चीज और मैं अगर आपके मीडिया के थ्रू, लाइव के थ्रू मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि इसमें गवर्नमेंट को एक थोड़ा और एक्शन लेना चाहिए था, सेबी को या गवर्नमेंट को जो इन्वॉल्वमेंट हो गई। क्योंकि देखिए पब्लिक का पैसा यानी आपका पैसा है, पब्लिक का अगर पैसा डूबता है मतलब गवर्नमेंट की जवाबदारी हो जाती है।
क्योंकि गवर्नमेंट भी पब्लिक के अंडर में ही आते हैं। बराबर, करेक्ट। अगर हम गलत करते हैं तो पब्लिक गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्शन लेती है, राइट है। तो हम अगर गलत जगह फंस रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी वो जगह पे अपनी एटलीस्ट डिसीजन लेना चाहिए, कोई जहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस किया है। अब चेंजेस में जैसे अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे अभी पब्लिक इशू जब आते हैं ना तो एक डिसाइड होती है कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से रेट और पेड अप। वो एटलीस्ट एक गाइडलाइंस जारी करना चाहिए कि वो मेंटेन करना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टर ने उतना पैसा डाला, एटलीस्ट उतना पैसा तो एटलीस्ट डूबना नहीं चाहिए। अगर एक बच्चे को स्टार्ट करना है, जैसे मेरे जैसे आज मेरे जितने भी यूट्यूब पे ऑडियंस है, मोस्टली सब 18 से 25 की एज में, तो मतलब एक ट्रेंड रहता है कि हाँ, एक शौक रहता है कि हाँ यार स्टॉक मार्केट में करना है, कुछ करना है। तो मतलब वो स्टार्टिंग की टिप्स क्या रहेगी आपके हिसाब से? क्योंकि इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं करना चाहता ज्यादातर, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है अगर, तो उस पे क्या टिप्स रहेगी? मतलब कौन सी? अभी आपने अच्छा बोला कि कम, अभी देखिए आप स्टार्टिंग पीरियड जैसे आपने बोला ना 25 की उम्र, 26 की उम्र, ये बहुत अच्छी टाइम है इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो इम्पोर्टेंट वो चीज है। क्योंकि देखिए 25 ईयर्स के हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 5 या 10% है जो मार्केट को चीज को समझ रहे हैं कि मार्केट है क्या। करेक्ट। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले कि उसको मार्केट क्या है उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, और उसके बाद कोई जो जानकार है उनके नॉलेज में है उनसे थोड़ी शेयर करे, फिर उनसे नॉलेज ले, और फिर अभी बहुत सारे साइट हो गई है ना कि जिससे हम सारी कंपनी की जानकारी ले सकते हैं। तो कंपनी का बैलेंस शीट देखे, और हम ट्रेडिंग के हिसाब से मत करें। हमारा जो अभी देखिए मार्केट एक चीज सिग्नल देता है कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप एक ही साथ 100 रुपया ना लगाएं, पार्ट में लगाएं, बास्केट्स में नहीं, पार्ट में लगाएं, सेक्टर वाइज लगाएं। अभी सपोज आपने एक ही स्क्रिप्ट में डाल दिया, सपोज वो स्क्रिप्ट अटक गई, मतलब कोई कारण से चल नहीं पाई 6 महीने साल भर, तो आपका पैसा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको क्या है, सेक्टर वाइज या डिवाइडेड रहना चाहिए हर सेक्टर वाइज में, तो काफी अच्छा रहेगा। और अगर कम पीरियड में अगर बच्चे का अगर थोड़ी अगर इनकी इनकम हो, या सपोज अगर घर से सपोर्ट मिलता है, और अगर वो कुछ करना चाहते हैं मार्केट में, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बच्चा लाइफ में आगे जाके सक्सेस होता है, क्योंकि उसकी सोच ही उसको टारगेट पे लेके जाती है। मतलब एक ये रहता है माइंड में कि जैसे येस बैंक का हो गया, येस बैंक जैसे 600-700 पे था, सडनली 13-14 का क्या, उसका कुछ 12 के आसपास प्राइस रहेगा। और उसपे मैंने देखा है, मेरे फैमिली में से भी बहुत लोग हैं, मैंने देखा है जिनको कि एक्चुअली में डूब गए और उसी रात पे उन्होंने ये कर दिया। मैं बात करना चाहूंगा 2008-9 की, जब क्राइसिस आया था स्टॉक मार्केट में। उस समय पे क्राइसिस आया था, फिर से बढ़ गया मार्केट, ऑल टाइम हाई आ गया, फिर से कोरोना में फिर से डाउन हो गया, उसके बाद फिर से ऑल टाइम हाई आ गया। क्या रास्ता है, मतलब ये स्टॉक मार्केट जो है वो क्या ऊपर नीचे ही जाएगा, यही उसका फॉर्मेट है, कि फिर मतलब एक नजरिया दिखा रहा है कि हाँ बढ़ने ही वाला है, बस थोड़ा नीचे का भी आ सकता है? देखिए मार्केट वन साइड कभी नहीं चलता है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। एक रेंज रहता है। अब तो बहुत सारे ग्राफ हो गए, चार्ट हो गई, एक चार्ट ऐसा 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 करके देखिए, कभी आप चार्ट देखेंगे ना, कोई भी स्क्रिप्ट भी 6 मंथ का या 1 ईयर्स का या 2 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, कोई भी मंथ का आप देखिए, तो चार्ट में देखिए कभी कभी क्या होता है कि सिंगल ऐसा रहता है, फिर उसको स्लोली धीरे धीरे नीचे आता है, फिर नीचे से एक रेंज बनाता है, फिर वहां से फिर ऊपर के रेंज बनाता है। तो ये सिलसिला चलते रहता है। देखिए, और सेकंड चीज, मंदी और तेजी, ये दोनों बोलते हैं ना भाई बहन है। हाँ, क्योंकि देखो ना, मंदी आना भी इम्पोर्टेंट है, तेजी आना भी इम्पोर्टेंट है। अगर मंदी कंटिन्यूस रहती है तो आदमी क्या होता है, नर्वस होता है। देखो सबको तेजी अच्छी लगती है। एक गुजराती पेपर में एक आर्टिकल आया था, मुझे अभी भी याद है, 15 साल पुराना आया है, हम लोग जब मार्केट में काम करते थे तभी, कि ऊपर आए तो लेवानू, नीचे आए तो एवरेज करवानू, पेनिक आए तो बदू आपी देवानू। तो जो ये मोस्टली बहुत लोग हैं ना, ये सेंटीमेंट से रहते हैं। कोई चीज अगर सपोज 2008 वाली मंदी, आपने कैसे बोला 2008 वाली मंदी आई, लॉकडाउन में मंदी आई। ऑलरेडी मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं सब ब्रोकर हूँ, तो उसमें क्या मालूम है, हमारे इधर भी, अरे यार अभी तो कोरोना आ गई, बीमारी हो गई, इसका क्या होगा। अरे भाई, हमारी जिंदगी रहेगी तो ही हम कुछ करेंगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लेकिन मंदी में घबराना नहीं चाहिए। इन्वेस्टर कभी भी मंदी में एंट्री मारते हैं। हमारे एक दोस्त है, वो बोलते थे कि मंदी आए तो लेवानू, तेजी आए तो बदू आपी देवानू। हाँ, फिर वेट करवानू, मंदी आए तो वापस
लेवानो। तो आज अगर एक मिडिल क्लास आदमी को स्टॉक मार्केट में एंट्री करना है, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आदमी की, कितना परसेंटेज ऑफ कहते हैं ना प्रॉफिट मिल सकता है उसको, या फिर कैसे इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आरओआई है, जैसे एफडी पे आज अगर देखे तो बैंक नॉर्मली 6 से 7% देता है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है हमारा, इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है वो भी 6 से 7% है। तो मतलब कोई उसका एफडी में इन्वेस्ट करे कोई मतलब नहीं है। ये जब जहां तक मुझे पता है, जहां तक हमको अभी तक स्कूल्स में सिखाया गया है, कॉलेजेस में, कि एफडी में इन्वेस्ट करे कोई मतलब नहीं, बिकॉज एफडी में तो वही इन्वेस्ट हो रहा है जो आपका महंगाई बढ़ रहा है। 6% इन्फ्लेशन है, 6% हमको रिटर्न मिल रहा है एफडी से, मैक्सिमम 7%। तो मतलब आज हम कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, कितना नॉर्मल रहता है सर रेट? अभी हमको करना क्या है, कितना टाइम तक का हमारा इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। आप 2 इयर्स रहना चाहते हो, देखिए अभी एफडी हम करते हैं, अब एफडी करते हैं तो हम अभी आज की कंडीशन है, शायद मुझे परफेक्ट पता नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 7 इयर्स या 8 इयर्स में डबल होगा या ऐसा। तो जब हम 8 साल 9 साल अगर हम बैंक में रख के वेट कर सकते हैं, तो हम मार्केट में साल 2 साल भी वेट नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो सपोज अगर 60 रुपए में कोई स्क्रिप्ट लिया ना, तो एग्जाम्पल होता है, मोस्टली मेंटेलिटी होती है आदमी की कि 60 रुपए में लिया ना, कल 62 हो गया, क्या अच्छा स्क्रिप्ट लिया मैंने, अच्छी रिसर्च किया, देखा क्या मूवमेंट आया, 70 हुआ एग्जाम्पल, 80 हुआ, 100 हुआ। फिर अब एटलीस्ट क्या करना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए। देखो अब अगर मल्टी बैगर बनना है मार्केट में, तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ पे हमको प्रॉफिट लेना है, 15%, 20%, 10%, 18%, एटलीस्ट वहां पे आप कुछ तो एग्जिट हो जाओ। वन साइड में मत रहो। अब सपोज आपने जितना पैसा डाला है, अगर उसे डबल हो गया तो उतना तो आप निकाल लो, और उसके बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका प्रॉफिट वाला है, तो लोगों को और उसके लिए टाइम दो। आप ये सोचोगे कि 1 डे, 2 डे, 1 मंथ, 6 मंथ मुझे डबल होना चाहिए, ये नॉट पॉसिबल। शायद वो एक मतलब लालच टाइप हो गया कि मतलब अगर 60 पे अगर हमने खरीदा 100 हो गया, तो मतलब हम और एक्सपेक्ट करते कि हाँ 140 भी हो जाएगा कल। नहीं, देखिए अभी क्या मालूम है, हम अभी तो बहुत सारे न्यूज हो गई, तो कभी कभी हम क्या है, न्यूज पे भी हम माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कभी कभी हम कोई स्क्रिप्ट लेते हैं, 60 रुपए में लिया, 100 रुपए में हो गई, अब मार्केट में न्यूज देखने बैठते हैं तो न्यूज में बता जाए कि अब यहाँ से 150 तक जाएगा, तो लालच मत कीजिए। क्योंकि क्या है, आप जो है ना, एटलीस्ट आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना आप निकाल के निश्चिंत रहिए। आपको पूरा 100% फंड आप शेयर मार्केट में मत डालिए। आप जैसे अभी एफडी अलग है, एफडी आपको फिक्स्ड है, हाँ, मतलब जो भी देगा आपको एटलीस्ट जीरो नहीं होगा, हाँ? मार्केट है, आपको अप डाउन होता रहेगा, म्यूचुअल फंड अब उसको रिस्क तो रहेगा ही। और एक डायलॉग है ना, रिस्क है तो इश्क है, तो वैसा है कि आपको मार्केट में रिस्क तो रहेगा, लेकिन रिस्क को आप वेट करेंगे, ये करेंगे तो रिस्क आपको प्रॉफिट में भी लाता है, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की कंडीशन। अभी देखिए, आप म्यूचुअल फंड है, इतनी सारी प्रॉब्लम, लोग बोलते हैं ना कि ये हुआ वो हुआ, मंदी आ गई, लोगों के पास काम नहीं रहा, नौकरी चली गई, ठीक है, ये सब ये हुआ। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे इधर जितने म्यूचुअल फंड में लोगों की जो SIP है, किसी ने विड्रॉ नहीं किया, और आज भी SIP म्यूचुअल फंड ने 2 इयर्स का एवरेज 15 और 20% के ऊपर ही एटलीस्ट शो कर रही है। इसका कोई मतलब एक रीजन हो सकता है कि मतलब क्यों बेसिकली एक जो BSE NSE दोनों हो गए, आज अगर हम दोनों के एग्जांपल्स ले, तो हम कोशिश करते हैं, हमको पता है कि हम रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम डीमार्ट में हमारे पास, तो मतलब फिर भी हम लोग ऐसी कंपनीज पे, ऐसे स्क्रिप्ट्स पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि मतलब हमको पता है कि ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब फिर भी एक लालच रहता है मन में कि हाँ आगे बढ़ गया तो नहीं, इसमें क्या होता है मालूम है, देखिए अब शेयर बाजार में हम जब काम करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड सर्कल रहते हैं ना, हम उसको शेयर करने लगते हैं, तो सबका अलग अलग मेंटेलिटी है। अब से अगर राकेश झुनझुनवाला हो जाता तो आज देश की हालत नहीं होती। तो हमारे मार्केट में बहुत लोग, हर किस्म के लोग मिलेंगे, कुछ मिलेंगे जो 50 पैसे में एग्जिट हो जाते हैं, कुछ मिलेंगे जो आपको मुझे बेचना ही नहीं है, कुछ मिलेंगे एटलीस्ट 30% मिला, रिटर्न संतुष्ट है। तो हमारे मार्केट अभी क्या होता है, जो आपने बोला ना कि कुछ ऐसे लोग, तो उसमें क्या, हम जब ज्यादा लोगों के साथ जब शेयर करने लगेंगे ना, तो हमारा मेंटेलिटी डिस्टर्ब होती है। अभी सपोज एग्जाम्पल में बोलता हूँ, मैंने आर पावर लिया, अब सपोज हमने 14 में लिया आर पावर, अब हमने किसी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर किया कि मैंने आर पावर लिया, अरे यार किधर तुम घुस गए यार आर पावर में, कंपनी में है ही क्या,
तो आपका मेंटेलिटी एक मिनट के लिए आपका दिमाग पे एक चीज हो जाएगा, अरे यार कल जो भाव हुआ एग्जिट हो जाना। एक्चुअली आपको खुद के अंदर ये होना चाहिए कि हमने जो लिया है हमने किसी के कहने पे नहीं लिया। अगर हमने कहने पे लिया है तो उसका वेट करे, उसके कहने पे नहीं लिया है, अपने खुद का स्टडी करके लिया है, पैसा जीरो होगा या मल्टीबैगर होगा। थोड़ा तो देखो मार्केट है ना, रिस्की है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि टोटली रिस्क, मतलब थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। तो वो हम रिस्क लेके जब लिए तो हम किसी के साथ शेयर ना करें, हम वेट करें। ठीक है, 6 महीने साल भर होता है, कभी हर बैड के बाद गुड न्यूज आती है। हाँ। पहले हमारा जब भी, हम आपको बताना चाहूंगा, जब 91 के जब मार्केट था ना, वो टाइम फॉरेन एफआई का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं था और इन्वेस्टर बहुत मिले जुले थे, मतलब एक लिमिट था। तो एटलीस्ट इतनी ऐसा कुछ बड़ी बैड न्यूज आती थी ना तो ऐसी घबराहट आती थी, नहीं तो मोस्टली सब कमाते थे और चलते रहता था। हर्षद मेहता के आने के बाद मार्केट है ना, बहुत लोगों को मालूम पड़ा कि शेयर मार्केट है क्या, नहीं तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था। ऐसी चीज हो जाती है। अभी करंटली आप ब्रोकर हो, आप अभी कितने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हो? मतलब एक नंबर अगर मिल सके हमको कि मतलब इतना आप डेली के बेसिस पे इतना तो हो ही रहा है इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको मेरे खुद का कॉन्फिडेंस में बताता हूँ, और मैं एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। हाँ। मैं लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, अभी मेरा आपने बोला ना, तो मैं अभी भी है ना, मैं अकेला बंदा 500 और 600 क्लाइंट को मैं हैंडल कर सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है। वाह सर। देखिए मेरे से जितने लोग जुड़े हैं मुझसे संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। हाँ, और मैं भी है ना, मैं क्लाइंट को एटलीस्ट एक चीज रखता हूँ कि हम उनके साथ शेयर, हर चीज पे शेयर करता हूँ, क्लियर कट रहता है हमारा। मतलब ये कोई चीज को हम, क्योंकि अब तो क्या है, बहुत सारी चीज ऑनलाइन हो गई है, लेकिन फिर भी हम भी उनके साथ पूरा ओपन शो करते हैं। एटलीस्ट कहीं ये चीज नहीं कि कोई छिपाने वाली चीज है। तो यही एक रिलेशन है ना आपका, लॉन्ग टर्म लेके जाता है। क्योंकि देखिए हम गलत करेंगे ना तो ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं हो पाते। किसी को भी मैं कहना चाहूंगा, अगर बिजनेस में हो तो आप एटलीस्ट देखो, कस्टमर एटलीस्ट गॉड, कस्टमर आपका भगवान है। और मैं आज भी मैं ब्रोकर से लड़ जाता हूँ, जिस ब्रोकर से मैं जुड़ा हूँ वो ब्रोकर से कभी कभी हमारी फाइट हो जाती है कि देखो आप कस्टमर को ऐसा नहीं बोल सकते हो। और मैं रियली मैं ब्रोकर से भी मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे सर्विस हर चीज में वो हमें शेयर करते हैं और करंटली अभी 15 मिनट से हम स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे हैं। हाँ। एक अच्छा मुझे नॉलेज व्यू मिल चुका है कि मतलब किस तरीके का माइंडसेट आपका। थोड़ा हमारे नीश को चेंज करते हैं, टॉपिक को चेंज करते हैं। आपने भगवद गीता पढ़ी है? भगवद गीता पढ़ी है? उसपे मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मगर उसपे बस मुझे ये पूछना था कि अगर कृष्ण अर्जुन को उस जमाने में, अगर कृष्ण अर्जुन को शायद गाइड ना करते तो आज शायद ये जो महाभारत का युद्ध है वो अर्जुन ना जीत पाते। अगर कृष्ण ना होते तो अर्जुन को गाइड करने वाले, तो शायद महाभारत में अर्जुन ना लड़ पाते। आज भी ऐसे ही कुछ सिनेरियो पॉलिटिक्स में कि मतलब आज हम देख रहे हैं कि मतलब अभी 10 साल से जो है वो सत्ता चेंज हो रही है, अभी नए एनवायरमेंट्स दिख रहे हैं। लास्ट 10 ईयर से जो चेंजेस हुए, जीडीपी में ग्रोथ थोड़ा कम हो भी गया था कोरोना की वजह से, बट अभी फिर से थोड़ा बहुत बैकअप होना शुरू हो गया। पेट्रोल के प्राइसेस भी पहले कम हो गए थे, बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गए, अभी लेटेस्ट में तो 109 110 पे चले गए। अभी आप पॉलिटिक्स को किस नजरिए से देखते हैं? मतलब अभी जो आप व्यू कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि मतलब आगे आने वाले 10 साल में अपनी जो अभी सत्ता है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, क्या आपके बारे में उसके ऊपर व्यूज है? मेरे दिल की बात आपने छीन ली। देखिए मनुष्य की जो जीवन मिली है हमें काम करने के लिए मिली है। अब इसी में कोई गलत रास्ते पे चला जाता है, कोई सही रास्ते पे चला जाता है। अब जैसे आपने भारत का आपने एक छोटी सी एग्जांपल दिया कि कृष्ण भगवान ना होते तो महाभारत जीतना मुश्किल था। एक ही चीज है, आज भी ईश्वर है ना, ईश्वर विराजमान है, सिर्फ फर्क इतना है कि हम उसे देख नहीं पा रहे। वो टाइम भी कृष्ण भगवान जब थे तो किसी को पता नहीं था कि ये ईश्वर का अवतार है। महाभारत आ गई, रामायण में भी, रामायण में क्या एक मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी लोग देते ना कि विष्णु का अवतार थे रामचंद्र जी, और रियली थे। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे, जो कि जब ईश्वर के ही अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, वो अगर हाथ हिला देते थे फिर भी हो जाता था। तो उनको कौन, अब उनके पास तो सारी शक्तियां थी, पावर थी, अब उनको कोई रोकने वाला तो भी नहीं था ना कोई है। लेकिन फिर भी वो मनुष्य की जोनी में मानव रूप में उन्होंने अवतार लिया, तो मानव का सिस्टम के हिसाब से उन्होंने अपना फॉलो किया। तो आज भी मैं कहना चाहूंगा कि हम जितने जो लड़ रहे हैं अभी, जैसे अभी ये लड़ाई भी चालू है, जो कि हर इंसान की एक टाइम पीरियड है।
अब देखिए 80, 90, 100, इसके बाद वो एटलीस्ट चला ही जाना है। तो जब हम ये टाइम का पीरियड हमें मिला है तो हमें कुछ कर्मों के लिए मिला है, हमें लड़ाई करने के लिए नहीं मिला है मेरे दोस्त, हमें लड़ने के लिए नहीं मिला है। आज पॉलिटिक्स भी है ना, पॉलिटिक्स देखिए, आज हम अगर आप हमसे पूछेंगे कि आप पॉलिटिक्स में एंट्री मारना चाहेंगे तो मैं आपको एक ही सवाल का जवाब दूंगा कि मैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी की जो कंडीशन है, अरे भाई आप पॉलिटिक्स में जब जा रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आप लोगों से वादा करते हैं कि 5 साल में हम आपको ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आप एक जीरो से जब वो लेवल पे जब जाते हैं तो आप तो हीरो बन जाते हैं। यस, आप इस चीज को हीरो बन जाते हैं, पब्लिक जीरो हो जाती है। एटलीस्ट क्या पब्लिक के माध्यम से आप जब आगे गए हैं तो एटलीस्ट पब्लिक को साथ लेके चलना चाहिए, और उनको जो है ना एक परिवार की तरह, भगवान के उदाहरण देते हैं लेकिन भगवान के विचारों पे कहाँ चलते हैं। अब बताइए, श्री रामचंद्र जी ने पिताजी का एक वचन पालन करने के लिए 14 साल वनवास किया जंगल में, एक राजा होके। आज हम अगर हमें कोई पद मिल जाए तो हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, कोई भी हो, एटलीस्ट हाँ इंसान है, लेकिन उनको इंसानियत अपने जब वो पद पे जाते हैं तो वो चीज को भूल जाते हैं। ये गलत है। अभी मुझे लग रहा है कि इस पे थोड़ी अपने आप में चेंजेस लाने की जरूरत है। एटलीस्ट अगर वो सही काम कर रहा है तो उन्हें तारीफ करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। गलत कर रहा हो तो उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, और एक सिस्टम बनाना चाहिए। हम रोड पे आके तोड़फाड़ करना, क्योंकि किसकी हम नुकसान कर रहे हैं? हम अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं ना सर। आप सोचिए, आज भी हम कोई चीज पे हम देखते हैं, कभी कभी हम न्यूज जब बैठते हैं ना टीवी के सामने, कभी कभी हम कंटाल आते हैं, मुझे न्यूज नहीं देखना है, चैनल चेंज कर देते हैं। अब तारक लाल का उल्टा चश्मा हम देखते हैं, थोड़ा कॉमेडी हो जाती है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि जब हम घर पे आते हैं तो हम अपने आप को फ्रेश महसूस करना चाहते हैं। जब न्यूज चालू करें तो उसमें यहाँ लड़ाई, वहां लड़ाई, यहाँ स्ट्राइक, वहां तोड़फाड़। अरे ये क्या है? कोई भी एंगल से ये सही नहीं है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो ये लोग करते हैं ना, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सोचिए। अगर आप तोड़फाड़ तो कर देते हो बस में, गाड़ी की जो भी जिसकी भी है, अगर आपके सामने आपकी गाड़ी को अगर रख दिया जाए तो आप तोड़ सकते हो? नहीं। हाँ या ना बोलिए मुझे। नहीं तोड़ सकते हो। क्यों नहीं तोड़ सकते हो? क्योंकि हमारे उसमें अपना फीलिंग्स। तो जब किसी और का तोड़ रहे हो तो उसमें भी आपको फील होना चाहिए कि वो भी हमारा ही है। तो आत्मा है ना, वो ईश्वर का ही रूप है। जो गलत करता है उसको भी आत्मा एडवाइस नहीं देती है कि आप गलत करो, हम उसको तोड़ के गलत करते हैं। तो मतलब अभी आप कैसा देखते हो कि मतलब इंडिया को अभी और कितना बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए? अभी इंडिया कैसे, भारत जो अभी जहां पर है वहां से और कैसे आगे बढ़ सकता है? ऑडियंस की क्या, जो भारत के लोग हैं उनकी क्या सोच होनी चाहिए? जो अभी रूलिंग पार्टी है उनकी क्या सोच होनी चाहिए? किस तरीके से सब मिलके भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं? सबसे पहले तो क्या मालूम है हमारे इधर देश में कितनी पार्टियां हैं, उसको पहले समेट देना चाहिए। अरे आप एक चीज बताइए ना मुझे, आप देश के लिए काम करते हो ना, फिर आपस में विरोध क्यों? मुझे बताओ ना। अगर किसी से पूछा जाए तो वो उनका उदाहरण क्या रहता है? अगर कोई भी चुन के हम किसी को भेजते हैं, कोई भी पार्टी से, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी से अगर हम चुन के भेजते हैं, उनका काम क्या है? लोगों की सेवा करना। जब सेवा करने आप ये टारगेट जब बना के जा रहे हो तो फिर भेदभाव क्यों, लफड़ा क्यों, झंझट क्यों, लड़ाई क्यों? आप बताइए ना मुझे। ये तो मुझे दिमाग में कभी सेट नहीं होती है। अगर आप बताइए कि अगर मैं आपका भला करना चाहता हूं, अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं, सपोज मैं कोई पद पे हूं, और मुझे लगता है कि हमारे एरिया के बच्चे हैं ना, अगर हर बच्चे का टारगेट क्या रहता है आप बताइए मुझे? हर बच्चा, अगर आप पढ़ाई ग्रेजुएशन होने के बाद बच्चे का टारगेट क्या रहता है आप बताइए? जॉब मिल जाए। हाँ, बस सिंपल चीज है भाई। बच्चे को जिस लाइन में उनको जॉब रिक्वायरमेंट है, जिस लाइन में उनको जॉब की जरूरत है, उनमें आप सेट कीजिए। हमारे इंडियन के हर बच्चे में इतनी टैलेंट है कि वर्ल्ड में अपना लोहा मानती है, और फिर हम अपने देश में पीछे घूम रहे हैं। आप बताइए ना मुझे, आप अपने देश में ही हम आज पीछे है ना, हाँ। तो उसका रीजन तो होनी चाहिए। अब आज देखिए, अभी हम अपने देश में क्यों पीछे है? क्योंकि हमारा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, या हमारा काम करने का तरीका बराबर नहीं है, कुछ तो है। गवर्नमेंट जो फ्री में प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? मतलब उसके बारे में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। फ्री जो है ना, आज के डेट में हमारे जो भी हर नागरिक भी है ना, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, कोई भी स्टेट से हो, भीख नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट है, उन्हें भीख नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए। आप काम दो, रोजगार दो,
भीख मत दो, हर लाइन पे आप डेवलप करो। क्योंकि देखिए फ्री में क्या होता है मालूम है, आप देखिए माइंड लोगों की डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि किसी का अकेले का नहीं है। आप किसी को बोलिए ना कि भाई फ्री में देना है तो आपका घर दे दो, देंगे? देश की संपत्ति है, लोगों का टैक्स का पैसा है, तो उसको सही जगह यूज होनी चाहिए। आप रोजगार दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक इतनी नर्वस नहीं है कि वो फ्री में लेना पसंद करती है। अब वो क्या होगा कि मेंटेलिटी आप उनको डाइवर्ट कर देते हो, लैपटॉप फ्री, मोबाइल फ्री, वाईफाई फ्री। भाई इतने हम सक्षम हैं कि हम जब टैक्स भर सकते हैं, तो आप बताइए हम पैसा नहीं देते भर सकते हैं? बराबर से। तो हमें फ्री नहीं चाहिए, लोगों को, हर आदमी को काम चाहिए, रोजगार चाहिए। कोई भी नागरिक बेरोजगार नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा आर्टिकल मैंने बहुत पहले की बात है, मैंने पढ़ा था कि बच्चा सो रहा था, माँ ने आके उसको, दिन में सो रहा था, तो माँ ने उसको एक झापड़ मारा। तो लड़की ने बोला मम्मी आपने क्यों मुझे मारा? तो बोला बेटा तुम सो रहे हो, तुम सोओगे तो देश सोएगा। तो सोने का एक राइट नाइट जो है ना, रात को सोने के लिए बना है। तुम काम करो, कुछ ना कुछ करो। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे देश के हर बच्चे, जवान हो, उम्र वाले हो, बच्चे हो, जो भी, हर एक्टिव है, काम करने के लिए सक्षम है। हाँ, उन्हें सहयोग करो, जो लायक नहीं है उनको सहयोग करो, मगर आप ऐसा ये माइंड डाइवर्ट मत करो कि भाई आपको फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। एक्चुअल गलत मैसेज है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आप उन्हें रोजगार दीजिए, कोई भी हो। क्योंकि देखिए हर चीज में आप लाइट, सपोज हम कुछ भी फ्री देते हैं तो फ्री में तो होती नहीं है ना। आप बताइए, टैक्स से हमारा बना हुआ है, और वो भी आपका खुद का नहीं है ना भाई, हमारा देश का। तो देश का एक एक पैसा, अगर गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा अगर आप यूज करते हो, तो मुझे तो लग रहा है कि आपको शो करना चाहिए कि कहाँ यूज कर रहे हो, सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। अभी लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हिंदुत्व को किस तरीके से देखते हो? जैसे आज अगर बहुत सारे, मैं स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर एक रिलीजन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, एक कास्ट को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत में इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, राइट? तो मतलब भारत में कई बार ऐसा होता है कि मतलब दो कास्ट, दो रिलीजन के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। तो मतलब इस पे सपोर्ट सिस्टम की क्या जरूरत है कि मतलब सब एक जुट बन के कैसे रह सकते हैं? जैसे अभी आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये इतनी सारी रिलीजन है, सब एक भारत में समेटे हुई है, और ये कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत इनकी लड़ाई चल रही है। कैसे हम इनको एक बना सकते हैं? पूरे भारत को हम एक साथ कैसे ग्रो कर सकते हैं? इस पे मैं सोच समझ के कहना चाहूंगा। हाँ। क्योंकि क्या मालूम है, आजकल ऐसा है ना कि कोई भी अगर गलत वर्ड निकल जाती है तो हम भले बोलने में, निकलने में अगर हो जाती है, लेकिन उसका जो फीलिंग गलत हो जाती है। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो भी कास्ट से जुड़ा हुआ, कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी सोच इंपॉर्टेंट है। आप किस एंगल से सोच रहे हो, किस एंगल से काम कर रहे हो। जब हम सेकुलर कंट्री है तो हमें सब साथ में रहना चाहिए। किसी को भी किसी के खिलाफ इतना वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, जो कभी कभी आप किसी का गला काट देना, किसी के ऊपर आप ज्यादा वार करना, किसी से आप ये करना। देखो सिस्टम है ना, हमारे अपने देश में सिस्टम बहुत अच्छे काम करती है, और सिस्टम के थ्रू आप काम रहना चाहिए। सिस्टम जो रूल गवर्नमेंट, अगर हम आज देखिए, हम देश के हम प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब हैं, उनके ऊपर गलत वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की शान है सर, देश की शान है। हाँ, आप उसके ऊपर भी आप गलत वर्ड यूज करो, मैं उसके खिलाफ हूँ। मुख्यमंत्री भी है, उनके खिलाफ अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो, जब हम वो पद पे भेजा है ना, तो हमें उनके पे गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। रह गई बात, गवर्नमेंट को हमने 5 साल अगर टाइम दिया है तो उनको काम करने देना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी क्या है मालूम है, गवर्नमेंट को एक सिस्टम के थ्रू, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात पात वाला लफड़ा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम डेवलप करो कि अभी अगर एक सिस्टम बना दिया, जैसे आपने परिवारवाद वाली हुआ, या एक रूल रेगुलेशन बना दिया कि अगर जैसे होता है ना कि अभी हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, छोटी सी बात है लेकिन आप गौर से सुनिए, गाड़ी लेके हम जा रहे हैं तो सिग्नल आती है, तो सिग्नल आते तो रुक देते हैं ना। अब उसमें ऐसा होता है कि भाई ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है, तो हट जा भाई। तो भाई सिग्नल है, सिग्नल अगर सिग्नल अलाउड नहीं करते तो हमें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो।
वही चीज हमारा गवर्नमेंट को भी क्या है, सिस्टम फॉलो करना चाहिए और सिस्टम लाना चाहिए और सिस्टम पे पब्लिक को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। किशोर मिश्रा सर जी, बहुत ज्यादा हम लोग ने बातें की आधे घंटे में, सर, पिछले thank you. स्टॉक मार्केट में, पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा आपसे नॉलेज भी मिला है, सीखने भी मिला है फॉर श्योर। एक आखिरी एडवाइस जो आप मुझे मेरी टीम को देना चाहोगे कि मतलब हम जो ये मुहिम शुरू किया हमने कि जो भी हमसे नेक्स्ट लेवल लोग हैं उनको इनवाइट करें गेस्ट के तौर पर और उनसे कुछ सीखे, उनसे कुछ नया जाने, ऑडियंस के साथ शेयर करें कि जहां पर हम लोग ने मतलब जो सेटअप किया है, आप कुछ एडवाइस मेरे लिए, मेरी टीम के लिए। हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप सबकी सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो और ऐसे जैसे जहाँ कहीं भी हो उन्हें सहयोग करें और अपनी सोच अच्छी रखें देश के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति। तो आज का हमारा यही है। बहुत 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 बढ़िया किशोर मिश्रा सर जी, Thank you, आप आए, आज आपने करीब 40 मिनट का जो अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. आज हम लोग ने जो पॉइंट्स को कवर अप किया है वो पॉइंट्स को मैं अलग अलग वीडियोस में प्रोवाइड करता रहूंगा। पॉइंट नंबर 1 था हमारा स्टॉक मार्केट का, जिसमें हम लोग ने शेयर किया था बहुत सारी चीजों को। हम लोग ने पेनी स्टॉक्स के बारे में, एफडी के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, आरओआई वगैरह सबके बारे में हम लोग ने मोस्टली सब कुछ बातें शेयर कर चुके हैं। एंड इवन जो ब्रोकर है जो अभी 500-600 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, जब इतना सब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो शेयर कर रहे हैं तो फॉर श्योर वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने बीच में कोई मिस कर दिया सेशन, ये फॉर श्योर पूरा सेशन जो है रिकॉर्डेड रहेगा यूट्यूब पे, इसके पार्ट पे वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं लेटर। सो अगर आपने कुछ भी सीखा हो अभी तक तो आप चैट में शेयर कर सकते हो। हमने बहुत कुछ सीखा मिश्रा सर जी आपसे, हम लोग ने बहुत कुछ जाना भी है भारत के बारे में, नई जनरेशन को, नई सोच और लक्ष्य के बारे में बहुत आपने शेयर किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय हिंद, वंदे मातरम सर। जय हिंद, जय हिंद सर।